हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रेड बजर यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आपको पता ही है, हमने सीटेट के प्रीवियस ईयर्स को पेपर के जो है डिस्कस करने की सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसी को हम जो है आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। एंड उसी में हम 2019 में जो जुलाई 2019 में पेपर हुआ, पेपर 2 वालों का, बीएड वालों का, उसी का हम जो है पार्ट 3 आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं सीडीपी पेपर का। तो देखते हैं उसी के रिगार्डिंग। तो 21st क्वेश्चन, हाँ, अभी तक आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो जरूर से देख सकते हैं, क्योंकि पहले भी काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। तो 21st क्वेश्चन आप ही के सामने, विद एन appropriate question or suggestion, the child's understanding can be extended far beyond the point which she could have reached alone. Which concept does the above statement highlight? एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को जो है प्रकाशित करती है? तो सिंपल सी बात है, जिस टाइप की क्वेश्चनिंग आपने पहले भी बिल्कुल की होगी और प्रीवियस ईयर्स में पहले भी इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। बट ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पे बात की जा रही है कि उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। देखो, एक कार्य है कि इतना कार्य मान के चलते हैं कि व्यक्ति ये खुद कर सकते। चलो मैं इसको एक अलग पेज पे आपको क्लियर भी कर देता हूँ, क्योंकि क्लियर भी तो आपको होना चाहिए ना। मान के चलते हैं कुछ ये कार्य है, इस टोटल कार्य को व्यक्ति खुद इतना सा कर सकता है। अभी ये मान के चलते हैं कि ये कुछ कार्य है वो दूसरों की हेल्प और असिस्टेंस के साथ जो वो अचीव कर पाया है, तो वो ही एरिया उसका ZPD कहलाता है। इससे तो अपने को कुछ खास लेना देना नहीं है ना, जो लास्ट वाला रह गया, क्योंकि वो तो पर्सन मान के चलते हैं नहीं अचीव कर पाएगा। तो अपनी को इसी के साथ था, ZPD किसकी हेल्प से अचीव कर पाते हैं? MQ पर्सन। एंड MQ पर्सन अपने को क्या देता है? स्कैफोल्डिंग। तो उसकी हेल्प से हम इसको अचीव कर सकते हैं। एंड वही तो बात की जा रही है, ये तो पर्सन खुद नहीं कर सकता है, तो ये दूसरे जो उसको हेल्प प्रोवाइड करेगा ना, उसी की यहाँ पे बात आ रही है जी। तो यही एक पॉइंट था, बिल्कुल एक राइट पॉइंट है। आई होप कि आपको ये क्लियर भी हो ही गया होगा, इतनी अच्छी तरह से हमने कवर कर लिया है। तो ये ZPD ही होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ही है। स्वीपर्स या निकट जो है विकास का क्षेत्र ही हम इसे इस नेम के नेम से जानते हैं। देखते हैं अभी 22nd क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन उसी टाइम पे लैब वाइगोत्स्की की थ्योरी से आया हुआ था, जरूर इसी को ही देख लेते हैं। लैब वाइगोत्स्की के आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है? तो देख लेते हैं एक बार इनिशियल साइड पे भी। अकॉर्डिंग टू लैब वाइगोस्की, बेसिक मेंटल कैपेसिटीज आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हायर कोग्निटिव प्रोसेसेस प्राइमरी थ्रू। तो इसके लिए देखो, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल एक राइट ऑप्शन है, सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक परस्पर क्रिया। सोशल इंटरेक्शंस को बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे लैब वाइगोस्की। वो मानते थे कि कोग्निटिव डेवलपमेंट डिपेंड करती है सोशल इंटरेक्शंस पे, और जितनी ज्यादा सोशल इंटरेक्शंस होगी, बच्चे उतना ही ज्यादा ज्ञान को कंसेप्ट कर पाएंगे और उतना ही कॉग्निटिव स्ट्रक्चर उनका बढ़िया हो पाएगा, उतनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बढ़िया हो पाएगी। तो काफी एक बढ़िया पॉइंट है एंड काफी अच्छा पॉइंट है। इस टाइप के पॉइंट जरूर से आपके लिए पहले भी रिपीट किए गए हैं। देखते हैं 23rd क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग? देखो, एक बात तो आप जानते होंगे, चाहे वो डेवलपमेंट की बात आ जाए चाहे लर्निंग की बात आ जाए, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक सेम है कि ये टिल डेथ चलती रहती है। ठीक है, जब तक व्यक्ति की मृत्यु ना हो जाए ना, तो ये तब तक जो है चलती रहती है। और इसके लिए देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से जो है सूचित करता है? तो अभी ऑप्शंस अपने को देखनी होगी, कौन सी ऑप्शन जो है सबसे राइट रहने वाली है, तो जरूर से इसी को देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि लर्निंग टेक्स प्लेस इररिस्पेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। सेकंड है, रेट ऑफ लर्निंग फॉर एक्सीड्स द रेट ऑफ डेवलपमेंट। अधिगम की दर विकास की दर से काफी अधिक होती है। थर्ड है, डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। तो यही ऑप्शन बिल्कुल राइट है कि विकास और अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं। बिल्कुल जी, ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं और इंटर रिलेटेड भी हैं। ये बिल्कुल आपस में जुड़े हुए भी हैं। डेवलपमेंट एंड लर्निंग एंड इंटरडिपेंडेंट एक दूसरे पे बिल्कुल ये डिपेंड भी करते हैं, ये आप सभी जानते हैं। तो यही ऑप्शन एक बिल्कुल एक राइट आंसर है। लास्ट तो वैसे ही होगा कि एक दूसरे के साथ रिलेटेड है ही नहीं।
तो यही बेस्ट आंसर जो कि अपने को मिल चुका है। बढ़ते हैं 24th क्वेश्चन की ओर, जो कि आपकी स्क्रीन पे। One of the major accomplishments of concrete operational stages, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का के प्रमुख कौशलों में से एक है? फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है आपके पास, एबिलिटी टू कंजर्व। तो बिल्कुल देखिए, यही ऑप्शन बिल्कुल एक राइट ऑप्शन है, जहां पे व्यक्ति कंजर्वेशन कर सकता है, सुरक्षित करने की योग्यता। तो बिल्कुल ये व्यक्ति में थर्ड स्टेज में आ जाती है, क्योंकि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में तो थर्ड स्टेज है। हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग ये तो रॉन्ग है जी, ये आएगी फोर्थ स्टेज में, तो इसीलिए ये तो रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस, ये तो फर्स्ट स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। एनिमिस्टिक थिंकिंग या सजीवात्मक चिंतन, तो ये जो है सेकंड स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक है। मींस एक वही कैरेक्टरिस्टिक दी गई थी वो जो थर्ड स्टेज की थी, एंड अपने को वही एक राइट आंसर के रूप में भी अपने पास वो था। ठीक है जी, आगे बढ़ लेते हैं 25th क्वेश्चन की ओर, और देखते हैं इसी को कंस्ट्रक्टिविस्ट लोगों के आधार पर वो बात की जा रही है। Constructivists such as Jean Piaget and Lev Vygotsky view learning as, first option है कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्सेज, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन। सेकंड है पैसिव रेपिटेटिव प्रोसेसेस। थर्ड है प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। तो बिल्कुल यही राइट आंसर है। देखो, चाहे लेव वाइगोस्की है चाहे जीन पियाजे, दोनों कंस्ट्रक्टिविस्ट तो थे। पियाजे के रिगार्डिंग आप जानते हैं, बिल्कुल वो एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, ठीक है। तो वो मींस हेरिडिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते थे। एंड अगर हम बात करें, ये बात नहीं है कि पियाजे एनवायरनमेंट को इम्पोर्टेंट नहीं मानते थे, बट ज्यादा इंपॉर्टेंस वो देते थे हेरिडिटी को। तो अभी इसी की ओर बात देखें, तो वो दोनों ही बच्चों को जो है एक एक्टिव लर्नर के रूप में काउंट करते थे और एक्टिव एंगेजमेंट को भी प्रेफर करते थे। तो यही बात वहां पे भी आ रही है कि सक्रिय विनियोजन के से अर्थ निर्माण की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट, वो एक्टिवली इन्वॉल्व होकर बच्चों को कुछ ना कुछ मीनिंग मेकिंग पे आधार पे बात करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन, काफी बढ़िया क्वेश्चन था ये भी जो आया हुआ था, देख लेते हैं इसी को भी। तो क्या बताना चाह रहे हैं, देख लेते हैं इसमें से अपने को क्या नया सीखने को मिल रहा है इससे। Selecting and presenting stories and clipping from newspaper that portray both men and women in non-traditional roles is an effective strategy to, समाचार पत्रों से कहानियों और कथनों का जो है चयन करना और प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में, ये इस पॉइंट पे फोकस कीजिएगा कि गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, मींस नॉन ट्रेडिशनल रोल्स में वो चित्रित करते हैं। ये नहीं है, देखो इतना है ना ट्रेडिशनल रोल्स, कि लड़का कौन है, आप समझ पा रहे होंगे कि लड़का कौन है जो घर से बाहर के कार्य करता है, लड़की कौन है जो घर के अंदर के कार्य करती है। तो वो रोल्स यहाँ पे नहीं है, ये गैर परंपरागत इसीलिए बोला जा रहा है कि नॉन ट्रेडिशनल रोल्स नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है, ये किसके लिए कार्य किया जा रहा है, फिर किसको दूर करने की बात होगी यहाँ पे। तो देख लेते हैं, इसी को जानेंगे फिर। फर्स्ट है प्रमोट जेंडर कॉन्सेंसी, कि लैंगिक जेंडर या स्थिरता को जो है बढ़ाने के लिए। तो नहीं, ये ऑप्शन तो बिल्कुल एक रॉन्ग ऑप्शन रहेगा, ये तो नहीं होगा, कि बिल्कुल रॉन्ग है ये तो। जेंडर कॉन्सेंसी वैसे क्या है ना, कि बच्चे में जो है लिंग की समझ जो है बढ़े, उस बात के लिए जो है ये बात की जाती है। तो बच्चा वैसे जब समझता है कि जो जेंडर है हर बार फिक्स ही रहने वाला है, वो कभी भी चेंज नहीं होने वाला किसी भी सिचुएशन में, तो वो बात यहाँ पे नहीं है। वो कोलबर्ग की थ्योरी से ये पॉइंट आया करता है वैसे, कोलबर्ग की जो जेंडर डेवलपमेंट की थ्योरी है। आगे बढ़ते हैं, एनकरेज स्टीरियोटाइपिंग जेंडर रोल्स, रूढ़िवादी लैंगिक जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन नहीं, प्रोत्साहन तो नहीं दिया जा रहा जी, प्रोत्साहन बिल्कुल नहीं दिया जा रहा, एनकरेज नहीं किया जा रहा, ये तो रॉन्ग है। थर्ड है काउंटर जेंडर स्टीरियोटाइप्स, बिल्कुल यही एक पॉइंट राइट है यहाँ पे, कि जो पुरानी सोच है, पिछड़ी हुई सोच है, जिसको हम लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का जो है सामना करने के लिए बिल्कुल बात करी जा रही है। तो यही बिल्कुल एक पॉइंट राइट था। प्रमोट तो वैसे भी नहीं किया जा रहा है जेंडर वाइज को, तो उसी को काउंटर करने की बात की जा रही है। तो ये बेस्ट पॉइंट है इसके लिए। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट 27 क्वेश्चन की ओर, देखते हैं उसमें क्या अपने को देखने को मिलेगा। बिल्कुल लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी से ये क्वेश्चन काफी बढ़िया था, ये भी क्वेश्चन जो इस बार आया हुआ था। रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई
द सेज ऑफ मॉरल रीजनिंग ऑफ कोलबर्ग। निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानना है। अपने को सेज देखना है जी, कौन सी सेज यहाँ पे मॉरल रीजनिंग की आ रखी होगी। कुछ डिस्क्रिप्शन दी गई है, वर्णन किया गया है कुछ एक बात का। अब एक बच्चे के व्यू का देख लेते हैं। राइट एक्शन इज डिफाइंड बाय सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्साइंस दैट आर वैलिड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी रिगार्डलेस ऑफ लॉ एंड सोशल एग्रीमेंट। अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए जो है वैध होता है। तो ये आपने बताना है कि भी इसके लिए कौन सी एक जो है सेज यहाँ पे जो है बिल्कुल एक राइट आंसर के आधार पर होगी। तो ये तो आपको वैसे भी देख के पता चल गया होगा। फॉर ऑल ह्यूमैनिटी की बात की जा रही है, मीन्स एक जो है संपूर्ण मानवता के आधार पर ये बात की जा रही है कि जो संपूर्ण मानवता के लिए वैध होगा, सभी के लिए वैध होगा, जो कि कानून और सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना। देखो इसमें क्या होता है ना, व्यक्ति किसी का अगर विरोध भी उसको करना पड़े इस स्टेज में, ये मैं पहले तो आपको स्टेज बता देता हूँ, सिक्स स्टेज। तो सिक्स स्टेज में जिसको हम द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन बोल देते हैं, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। इसमें क्या होता है, अगर व्यक्ति को किसी का विरोध भी करना पड़ता है ना, पूरी सोसाइटी चाहे उसके विरुद्ध हो, तभी भी वो नियमों को चेंज करना चाहता है, तभी भी वो कर सकता है। बस कंडीशन यही है कि वो जो करने जा रहा हो वो बस वो सही होना चाहिए, वो सही के लिए जाने वाला हो। तो उसमें फिर उसको दिक्कत आने वाली है नहीं होती कोई भी, एंड पूरी की पूरी सोसाइटी चाहे उसके अगेंस्ट में खड़ी हो। नेक्स्ट 28th क्वेश्चन देख लेते हैं इसको भी। एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, हाउ वुड द इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स बी कैटेगराइज्ड। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। देख लेते हैं, अभी कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जा रही है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं क्या बताई जा रही है हार्वर्ड गार्डनर की जो है थ्योरी से, जिससे हम जो है उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। उसके साथ एक जो टाइप्स दी गई हैं, चार टाइप्स में से फर्स्ट देखते हैं इसको क्या बताया जा रहा है अपने को। एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द मूड्स, टेम्परामेंट्स, मोटिवेशंस एंड इंटेंशन ऑफ अदर्स। अभी ये भी पॉइंट अपने को बचाएगा, इसी का आंसर इसी से मिलने वाला है। दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता, तो वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है, जो कि दूसरों के साथ जुड़ी हुई है। आप अगर दूसरों के साथ आपके अच्छे रिलेशंस हैं, आप जैसे कि समझ सकते हैं, आप साइकियाट्रिस्ट लोग क्या करते हैं, वो दूसरों की भावनाओं को भी पता लगा लेते हैं, वो किस रीजन से, वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस से, अंत व्यक्ति जो है बुद्धि का प्रयोग करते हुए। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं इसको। 29 क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। काफी बढ़िया क्वेश्चन था, ये भी मूल्यांकन के आधार पे आया हुआ था, देखिए इसको भी। हाँ जी। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द रीजन फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए। अभी आपको बताना है मूल्यांकन की। पहली बात तो ये फिर से एक मिस्टेक पकड़ लीजिए सीटेट वालों की, असेसमेंट यहाँ पे लिख रखा है और यहाँ पे मूल्यांकन, जो कि गलत है। आप सभी जानते हैं मूल्यांकन को हम आंकलन बोलते हैं, बट ठीक है जी, मान लेते हैं अभी सीटेट वाले हैं तो इनका क्या करें फिर अभी। तो देखते हैं इसी को फिर कौन सी ऑप्शन जो है इनमें से एक राइट बैठने वाली है इसके लिए, देखेंगे। फर्स्ट है अपने पास, मींस चार सिचुएशन, चार अपने पास पॉइंट्स दिए गए हैं और इनमें से देखना है कौन कौन से राइट है। सभी राइट है, कोई रॉन्ग है तो वो देखना होगा अपने को। तो बिल्कुल एक राइट राइट वाली पॉइंट्स अपने को बतानी है, एक अनराइट तो नहीं बताना होगा, मींस जो राइट नहीं है वो तो अपने को नहीं बताना होगा। फर्स्ट ऑप्शन है टू सेपरेट एंड लेबल चिल्ड्रन इनटू नॉन अचीवर्स। अभी देखो जी, ये बिल्कुल एक रॉन्ग पॉइंट है। इस टाइप के पॉइंट्स काफी बार आते हैं कि आप सेपरेट कर दें एंड लेबल कर दें चिल्ड्रन को, कि जो नॉन अचीवर्स हैं, जो अगर हम बात करें कि गैर उपलब्धि वाले हैं, कि जिन्होंने कोई अचीवमेंट्स नहीं की, उनको आप अलग कैटेगराइज कर दें। कुछ लो अचीवर्स हों, कि जिनकी जो है अचीवमेंट्स लोअर लेवल की हो, उनको आप अलग कैटेगराइज कर दें। एवरेज बुद्धि वालों को अलग कैटेगराइज कर दें और हाई अचीवर्स को आप अलग कैटेगराइज कर दें। तो ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। असेसमेंट कभी भी आपको इसकी परमिशन नहीं देती ऐसा करने के लिए। आप असेस नहीं करते बच्चों को, कि बच्चों को कैटेगराइज कर देंगे कि इतने हमारे पास इस टाइप के स्टूडेंट्स हो, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है।
नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस इन द क्लासरूम, तो बिल्कुल ही इस कार्य के लिए तो किया जा सकता है कि कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए तो ठीक है। Next, to find out what changes and progress in learning that takes place in the child over a period of time, समय के साथ बच्चों में होने वाली अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना, तो ये तो बिल्कुल एक राइट है ये भी। आगे बढ़ते हैं। टू डिस्कस द कैपेबिलिटीज, पोटेंशियल, स्ट्रेंथ्स एंड चैलेंजिंग एरियाज ऑफ द चाइल्ड विद पेरेंट्स, बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ भी आप चर्चा करें, तो ये भी बिल्कुल राइट है। तो मीन्स ये तीन ऑप्शन राइट है। अभी देखना पड़ेगा कौन से ऑप्शन में है, तो आप देख ही पा रहे होंगे कि सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अभी लास्ट क्वेश्चन की ओर भी बढ़ चलते हैं और फिर अपनी बिल्कुल नेक्स्ट पेपर को भी आप हम जल्दी से डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने पहले ये दो पेपर्स डिस्कस कर लिए हैं। हाँ जी, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अ चाइल्ड्स सोशलाइजेशन, निम्नलिखित में से कौन बच्चों के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभी एक पॉइंट पे फोकस कीजिए, यहाँ पे ना तो प्राइमरी सोशलाइजेशन की बात की जा रही है, ना ही सेकेंडरी। तो अभी इसके आधार पे अपने को बताना होगा कि कौन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, तो मीडिया बिल्कुल राइट है। वैसे है तो ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन का पार्ट, स्कूल भी एक सेकेंडरी सोशलाइजेशन का पार्ट है, फैमिली भी बिल्कुल राइट है, बट ये है प्राइमरी सोशलाइजेशन का पार्ट। नेबरहुड भी राइट है, ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन या गौण सामाजिकरण का पार्ट है। तो ये चारों ही ऑप्शन राइट है, तो आप भी तो चारों की राइट ठहराएंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एक राइट आंसर है। एंड मैं आपसे इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ कि वीडियो तो आपको वैसे अच्छी लगी होगी, वो तो मुझे आपसे पूछने की जरूरत भी नहीं है। एंड आप जो है इस वीडियो को मैक्सिमम फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, एंड आई होप कि वीडियो तो आपको मींस काफी अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी सब कंसेप्ट, एंड मैक्सिमम फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। वीडियो तो अच्छी लगी होगी, लाइक भी कर सकते हैं। हाँ, बाकी अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उससे पूछ सकते हैं। कि थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाकी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में। अभी हम जो है नेक्स्ट पेपर्स को भी जल्द से जल्द डिस्कस करेंगे। पहले हम सीडीपी के पेपर्स को टारगेट कर रहे हैं, फिर अदर सब्जेक्ट्स के पेपर्स को भी हम जो है टारगेट जरूर से करने वाले। ओके जी, बाय बाय।